हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी जानते हैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की आप सभी का एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है प्यारे साथियों, और इसी महीना के अंत में जो है आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो मैंने नोट्स बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड करा और फिर भी सोचे कि चलो एग्जाम है, जहां तक हमारी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। नोट्स तो एनफ है, फिर भी कुछ कुछ हिस्सों को मैं अच्छे से अंत अंत तक मैं करा दूंगा, इतना तो आपको थोड़ा बहुत भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज जो है हम लोग एक नोबेल को पढ़ेंगे जो पेपर 4 में हम सभी को पढ़ना है। इस नोबेल को थोड़ा सा समरी कर लेते हैं, ठीक है, चूंकि ऐसे ऐसे नोबेल से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है एग्जाम तक मैं आपको पूरी कोशिश में हूं कि रेगुलर मैं आपको वीडियोस दूं, ताकि आप सभी प्यारे बच्चे जो है रिवीजन ढंग से कर सके, है ना। आ जाओ, आज हम देखेंगे द राइवल्स को। ये राइवल्स क्या है? एक नोबेल है, पेपर 3 में ही पढ़ना है हम सभी को। एक नोबेल है, ठीक है ना। अच्छा, बाय रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन, क्या ये एक नोबेल है? अब नाम से ही पता चलता है कि राइवल्स का मतलब होता है, ठीक है ना, द्वंद्व, यानी कि बदला। आप आसान शब्दों में समझ सकते हो। और जैसे ये बदला की बात हो रही है तो इसमें सेंटिमेंट की कोई बात नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग जो है एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा नोबेल भी कहते हैं। एंटी सेंटिमेंटल नोबेल भी इसको हम लोग कहते हैं, द राइवल्स को, ठीक है। आके बड़े ध्यान से समझना, इसको एंटी सेंटिमेंटल के नाम से भी हम जानते हैं, मतलब जहां सेंटिमेंट है ही नहीं, ठीक है। राइवल्स का मतलब है बदला लेना है, कैसे किससे क्या लेना है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हर चैप्टर की तरह हम लोग इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स में देखो, है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, लेकिन जो मेन है मैं उसी को कहूंगा, आप लर्न कर लेना अच्छे से। सबसे पहले कैप्टन जैक एब्सोल्यूट, ये मेन कैरेक्टर है, ये मेन प्रोटोगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। यंग मैन इन लव विथ लीडिया लैंग्विस, आप शॉर्ट में लीडिया ही नाम याद रखना। लीडिया से ये प्रेम में रहता है कौन? कैप्टन जैक एब्सोल्यूट। और आपको जो है जैक एब्सोल्यूट या जैक से भी नाम याद रख सकते हो। ही डिसयूजेस, वो अपना रूप बदल लेता है अपने आप को, किसमें? एनसाइन बेवरली, एक रूप परिवर्तन कर लेता है। ये कैप्टन जैक एब्सोल्यूट जो है वो इस नाम का व्यक्ति बन जाता है, किसके लिए? लीडिया के प्रेम को जीतने के लिए। क्योंकि लीडिया जो है ना वो नोबेल लवर होती है, बड़ा नोबेल पढ़ती है, और वो चाहती है कि हम जिससे भी विवाह करें ना, पैसे वाला नहीं हो, गरीब आदमी होना चाहिए, क्योंकि गरीब में जो है ना फीलिंग्स ज्यादा होती है। तो ये एक्चुअली में कैप्टन जैक एब्सोल्यूट अमीर व्यक्ति होता है, लेकिन ये लीडिया के प्रेम को जीतने के लिए ये अपने आप को गरीब रूप में परिवर्तित कर लेता है और एक एनसाइन बेवरली नाम का व्यक्ति बन जाता है रूप परिवर्तन करके, ठीक है। दोनों कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। अब लीडिया लैंग्वेज, नो डाउट उसी से जो इससे प्रेम करता है वो है रोमांटिक यंग लेडी, है जो प्रेफर करती है पॉवर्टी को, गरीबी को अपने होने वाले प्रेमियों में। एंड सी फॉल्स इन लव विथ एनसाइन बेवरली, एनसाइन बेवरली यानी कि जैक एब्सोल्यूट के प्रेम में पड़ जाती है, जो एक्चुअली में कैप्टन जैक एब्सोल्यूट ही है, जो रूप परिवर्तन करके है, ठीक है। आगे मिसेज मेलाप्रॉप, ये याद रखिएगा, लीडिया की आंट है, जिनको कॉमिकल और अनइंटेंशनल मिसयूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि बिना मतलब के लीडिया को कोसते रहती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को लेकर के ये है। और थोड़ी सी इनकी बातें जब भी ये करती है तो कॉमेडी टाइप लगता है ना। सी डिजायर्स, इसकी इच्छा रहती है कि एक वेल्दी हस्बैंड हो उसकी अपनी नीस के लिए, ठीक है। इजिली ट्रिक्ड बाय जैक्स डिस्क्यूसेस, जो आसानी से जो है वो ट्रिक्ड में फंस जाती है, जो जैक्स का रूप परिवर्तित है उसके साथ। मतलब सीधा समझ जाओ, ये जो लीडिया है मिसेज मेलाप्रॉप की नीस है, और ये चाहती है कि उसकी शादी एक अमीर आदमी से हो, जो आगे चल करके होता है कैसे पता लग जाएगा। सर एंटनी एब्सोल्यूट है, नाम से ही पता लगा जैक के ही ये खानदान के होंगे, इसके पिता हैं। ये चाहते हैं कि जैक का जो शादी हो ना, पैसे के लिए शादी हो। वो जैक्स के फीलिंग से बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं, जो उसकी फीलिंग लीडिया के लिए होती है, और वो चाहते हैं शादी हो जाए। लीडिया की एक कजिन होती है जिसका नाम होता है जूलिया। चूंकि लीडिया तो चाहती है कि वो गरीब से शादी करे,
और उसकी एक कजन है जिसका नाम है जूलिया। तो ये इसके पिता चाहते हैं, एंथोनी साहब चाहते हैं कि अपने बेटा की शादी जूलिया से हो जाए, चूंकि वो अमीर है। फॉकलैंड है, जैक्स का दोस्त है जो जूलिया से प्रेम करता है, जूलिया से प्रेम करता है। ओवरली जेलस, ये बड़ा जेलस होता है, थोड़ा सा सस्पिशियस टाइप होता है, थोड़ा संदेह मैंने डाउट करता है। कॉजिंग टेंशन, जिससे इसको चिंता होती है इन हिज रिलेशनशिप विद जूलिया। मतलब ये जूलिया से प्रेम करता है और इसको शक होता है कि हमारा दोस्त जो है कहीं उसी से शादी वो ना कर ले। जूलिया कौन है? लीडिया की फ्रेंड है और फॉकलैंड के प्रेम में इंटरेस्ट है। सी लव, फॉकलैंड को प्रेम भी करती है। उसके जेलसी के अलावे, उसके इनसिक्योरिटी के अलावे जो है, उसके बावजूद जूलिया फॉकलैंड से प्रेम करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। लूसी, लीडियाज मेड का नाम है लूसी। वो बहुत सारे स्कीम्स, कारनामों में वो शामिल रहती है। जैक को ही असिस्ट करती है कि वो अपना रूप बदल ले, और बहुत तरीके से गुप्त योजनाओं में, ऑर्केस्ट्रेट मतलब होता है गुप्त योजनाओं में वो साथ देती है। मिसअंडरस्टैंडिंग में भी अब वो रहती है अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में। मतलब ये नौकरानी सेटिंग कराती है, कुल मिलाकर के कह सकते हैं। तो लीडिया का और जैक्स का उसी का लेटर वो पहुंचाते रहती है। ठीक है, आगे देखो। बॉब एकर्स नाम का एक और व्यक्ति है, कंट्री स्क्वायर आदमी है, अमीर थोड़ा व्यक्ति है, जो भी लीडिया से शादी करना चाहता है। चैलेंजेस, जैक को चैलेंज करता है कि चलो भाई दो दो हाथ हो जाए, जो जीतेगा लीडिया के चाहत को वो प्राप्त करेगा। ये बॉब एकर्स थोड़ा सा गड़बड़ इसका काम हो जाता है, क्योंकि ये लेटर लिखता है और लीडिया के लिए, और लीडिया के आंट के पास इसके लेटर पहुंच जाता है। बाद में इसको पता लगता है कि हम जो इसके पास लेटर जो वापस आते थे, वो इसको लगता था कि लीडिया का लेटर है, लेकिन एक्चुअली में वो लेटर होता था लीडिया के आंट का, मिस मेलाप्रॉप का। सर लुइस और ट्रिगर थोड़े से हैं, ये भी आयरिश मैन है। जो अनदर, ये भी चाहता है, शूटर है, यानी कि शादी का कंपटीटर है। जो कंपटीटर मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है compete करने वाला, ये भी चाहता है लीडिया से भी, लीडिया से तीनों लोग चाहते हैं शादी करें। ये भी जैक को चैलेंज देता है कि चलो जी दो दो हाथ हो जाए, और इसको नहीं पता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है इस प्ले में। ओवरऑल प्ले जाके खत्म होता है एक जगह जहां सब लोग चले जाते हैं लड़ने के लिए, लीडिया से प्रेम के लिए, और वहां पे जैक एब्सोल्यूट अपना राज खोलता है कि वो कौन है, अपना बात बताता है कि हम गरीब बने थे, और फिर अंत में उसका शादी उससे हो जाता है। फॉकलैंड की शादी जूलिया से हो जाती है, और बेचारे ये बॉब एकर्स और ये सारे लोग अपने प्रेम की कुर्बानी दे देते हैं। तो ओवरऑल यही थोड़ी सी कहानी है, कॉमेडी है। ठीक है, बीच में होते रहता है। भाई ये थोड़ा सा इसकी समरी को हम आपको समझा दें, है ना। द राइवल्स इज अ प्ले, ये एक नाटक है, एक कहीं कहीं नॉवेल भी लिखता है, लेकिन ओवरऑल इसको मान लो आप ड्रामा है। ठीक है, प्ले है जो रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन ने लिखा है 1775 में, सॉरी। ये कॉमेडी है सेट इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। फुल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, रूप बदला गया है, रोमांटिक इंटेगलमेंट भी दिया गया है। अब रोमांटिक यहाँ पे शब्द है, एक शब्द है इंटेंगलमेंट्स, माफ करेंगे, इंटेंगलमेंट्स का मतलब होता है जाल बुनना। ठीक है, जाल बुनना, किसी को फंसा लेना। ठीक है जी, आगे देखिए। बात ये है ना प्यारे साथियों कि हम लोग ऑफलाइन में इतना व्यस्त रहते हैं ना प्यारे बच्चों की, बहुत कम समय मिल पाता है इस ऑनलाइन के लिए। और बाकी तो दुनिया नहीं जानती है, बाकी को लगता है कि सब कुछ है। तो सर यहाँ एक्चुअली में सुबह से शाम तक हम लोग ऑफलाइन वाले ज्यादा टीचर हैं। ठीक है, और हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ ऑनलाइन की सुविधा बड़ी कम होती है। जो भी एसेट्स है, मान लो ये बोर्ड वगैरह, कैमरा, अभी तो पूरा क्लास दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कठिनाई है। हम सोचते हैं कभी कभी कि क्लास के टाइम में ही सारा वीडियो शूट कर लिया जाए, लेकिन उस तरीके से माहौल है नहीं। ऊपर में करकट वगैरह लगा है, फैन चलता है, तो कैमरा जो है शेक होने लगता है, जिससे माहौल नहीं बन पाता है। तो रात के समय में रुक करके मैं घर से 3-4 किलोमीटर दूर ये सारा वीडियोज आप सभी के लिए प्रिपेयर करता हूँ। और जिनको लगता है कि मेहनत हो रही है वो सपोर्ट करते हैं, और बाकी लोगों को जो लगे सो लगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारी चीजें हैं, वही मैंने कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिस्क्यूसेस है, रोमांटिक इनकैलेटमेंट्स है, इंटेंगलमेंट्स है। इसका मतलब होता है रोमांटिक जाल में फंसाया गया अलग अलग चीजों को।
डिसग्यूसेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्टोरी जो है, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द रोमांटिक, अराउंड द व्हाट, रोमांटिक entanglements of Captain Jack Absolute and Lydia Languish। ये पूरा कहानी घूमती है एक तरीके से किनके बीच, तो कैप्टन जैक एब्सोल्यूट और लीडिया लैंग्विश के इर्द गिर्द घूमती है। लीडिया loves romantic novels and wants to marry for love, not money। नोवेल्स पढ़ती है जैसा कि मैंने शुरू में कहा, और ये प्रेम के लिए शादी करना चाहती है, पैसे के लिए नहीं। She has fallen in love with Captain Absolute, unaware that he is actually Jack। वो प्रेम में पड़ जाती है कैप्टन एब्सोल्यूट के, लेकिन उसको एक्चुअली में नहीं पता कि यही एक्चुअली में कौन है, जैक है। वेल्दी जेंटलमैन इन डिस्गिस, ये रूप में एक बहुत अमीर जेंटलमैन है। जैक प्रिटेंड्स, जैक दिखावा करता है, टू बी पुअर टू टेस्ट लीडियाज फीलिंग्स फॉर हिम, दिखावा करता है गरीब होने का, ताकि वो लीडिया को टेस्ट करना चाहता है, अपने फीलिंग्स के लिए जांच करना चाहता है। मीनवाइल इसी दौरान लीडियाज आंट, लीडिया की जो आंट है मिसेस मेलाप्रॉप, डिटरमिन होती है मैरी करना है उसको। किससे मैरी करना है? हर मैरी ऑफ, शादी करा देना है वेल्दी मैन से। शी इज नोन फॉर हर अम्यूजिंगली, मतलब हसमुख तरीके से इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स यूज करती है, विच एड्स टू द कॉमेडी ऑफ द प्ले, जो इस प्ले की कॉमेडी को बढ़ाता है। मिसेज मेलाप्रॉप अप्रूव्स ऑफ लिटियाज सपोज्ड लव फॉर इंसाइन बेवर्ली, unaware that he is actually her own son जैक। मिसेज मेलाप्रूफ जो है अप्रूव करती है लीडिया के इस प्रेम को, जो इंसान बेवर्ली के रूप में है। अनवेयर, उसको नहीं पता, डेट ही इज एक्चुअली हर ओन सन, कि वो उसका एक्चुअली में क्या है, बेटा है, जैक है। अब यहां से ध्यान दें, अब यहां से ये लाइन ठीक नहीं है, इसको हटा लेना। इंसान बेवर्ली अनवेयर दैट ही इज, यहां पे एक्चुअली जैक, ये हटा लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए। सर एंथनी एब्सोल्यूट जैक्स फादर वांट्स हिम टू मैरी अ वेल्दी वुमन नॉट नोइंग ऑफ हिज सन्स फीलिंग फॉर लिडिया। ये बिना अपने लड़के की फीलिंग्स को जाने हुए लिडिया के लिए चाहते हैं कि एक अमीर लड़की से इसकी शादी हो जाए। सर एंथनी प्रीफर्स जैक टू मैरी लिडियाज कजिन जूलिया who is in love with Jack's friend Falkland। इसके पिता चाहते हैं इसकी शादी हो जाए जूलिया से, लेकिन एक्चुअली में फॉकलैंड जो दोस्त है उनके लड़के का, एब्सोल्यूट का, उसकी वो प्रेमिका रहती है। फॉकलैंड इज ओवरली जेलस एंड सस्पिशियस ऑफ जूलिया's फीलिंग्स फॉर हिम। हमेशा ये जो फॉकलैंड है वो थोड़ा सा जेलस रहता है, इसको यकीन ही नहीं होता है कि जूलिया जो है उससे प्रेम करती है। इस बात को लेके वो जलता है, थोड़ा सा शक के घेरे में रहता है। कॉजिंग टेंशन, जिससे टेंशन होता है उनके रिलेशनशिप में। डिस्पाइट, इसके बावजूद जूलियाज अश्योरेंस, जूलिया की सुनिश्चितता उसके प्रेम के लिए, फॉकलैंड के लिए, रिमेन्स डाउटफुल एंड इनसिक्योर, हमेशा डाउटफुल इनसिक्योर होता है, लेकिन जूलिया इसके बावजूद भी प्रेम करती है फॉकलैंड से। लूसी जो लिडिया की मेड है, इन्वॉल्व इन वेरियस स्कीम्स एंड प्लॉट्स थ्रू आउट द प्ले, बहुत सारे स्कीम्स में लेटर को इधर उधर करना, मैटर को नहीं होता है, एक तरीके से बिचवा रहती है ये, इधर का बात उधर पहुंचाने का मैसेंजर होती है ये। सी असिस्ट, वही जो है असिस्ट करती है जैक को कि इन हिज डिसग्रेसेस, उसके रूप में, एंड हेल्प्स ऑर्केस्ट्रेट द मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द कैरेक्टर्स, और यही मदद करती है अलग अलग गुप्त रूप से, और जिससे कैरेक्टर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो इसका भी कम काम नहीं है लूसी का। ठीक है, आगे देखो। आगे है कि बॉब एकर्स जो है कंट्री स्क्वायर है, जो भी लीडिया का हाथ मांगता है शादी के लिए, चैलेंज करता है जैक को कि आओ डुअल हो जाए, दो दो हाथ हो जाए लीडिया के चाहत को पाने के लिए, एडिंग टू क्योस एंड ह्यूमर ऑफ द स्टोरी। और इसी से जो है थोड़ा सा घमासान मचता है कहानी पे, और ह्यूमर इससे आता है। सर लूसियस और ट्रिगर, ये भी एक आयरिश आदमी है,
ये भी एक अनेदर जो है ना कंपटीटर है लीडिया से प्रेम के लिए। ये भी चैलेंज करता है जैक को ही कि चलो भैया हो जाए, और ये भी अनवेयर है मिसअंडरस्टैंडिंग से और मिस्टेकन आइडेंटिटीज एज द प्ले। अब इसको भी नहीं पता भैया कि ये जैक है तो है कौन, ठीक है। इन द एंड अंत में क्या होता है कि द वेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, जो अलग अलग ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आर रिजॉल्व, सब सॉल्व हो जाता है। एंड द कैरेक्टर्स फाइंड देयर राइटफुल पार्टनर्स, और सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग पार्टनर जो है, अच्छे जो पार्टनर है वो मिल जाते हैं जिनका जिनसे सेटिंग था। जैक अपना आइडेंटिटी को रिवील कर देता है लीडिया के समक्ष। दे डिक्लेयर देयर लव फॉर ईच अदर, इनका हो गया। जूलिया और फॉकलैंड मिल जाते हैं एक साथ में, रिकॉन्साइल दोबारा मिल जाते हैं। बॉब एकर्स एंड हिज इंटेंडेड ब्राइड अलाउिंग फॉर अ हैप्पी एंडिंग फॉर ऑल इन्वॉल्व। ये बेचारा बॉब एकर्स छोड़ देता है कि चलो भाई, मुझे नहीं पता था, मेरे पास जो लेटर आता था मेला प्रॉप का था, तो जाओ तुम उसी से शादी कर लो। और इस तरीके से अंत में सुखद अंत हो जाता है। राइवल्स इज अ कॉमेडिक एक्सप्लोरेशन है लव का, मिस्टेकन आइडेंटिटीज का और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का, filled with witty dialogue and memorable characters। तो ये ओवरऑल कहानी कुछ ज्यादा नहीं है राइवल्स का। बदले की भावना इसलिए रहती है कि उसको पाना है, एक के चलते हैं तीन लोग आपस में लड़ते हैं और अंत में सबको उसी को पता लग जाता है कि जैक एब्सोल्यूट जो बेवरली बना हुआ था एक्चुअली में एक वेल्दी व्यक्ति है, और फिर वो शादी हो जाता है लीडिया के साथ, उसकी सेटिंग हो जाती है। जूलिया फॉकलैंड के साथ चली जाती है और बाकी जो दो बिन बुलाए बाराती थे वो अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं और कहानी इस तरीका से खत्म हो जाती है। तो आई होप कि ये कहानी समझ में राइवल्स आपको आया होगा। और कहीं भी देखो एक्सप्लेनेशन को लेकर के लोगों में चिंता है, एक क्लास एक दो वीडियोज और मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद मैं उसको भी बताऊंगा कि कैरेक्टर्स आपको याद रखना है। कैरेक्टर्स इसलिए याद रखना है ना क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लाइन में कभी कभी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जो कैरेक्टर्स जैसे आ जाएगा नाम ये सारा, तो आपको समझ लेना है कि ये कहाँ का होगा, राइवल्स का होगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, अच्छे से सभी ड्रामा को पढ़ना पड़ता है। तो आप तो पढ़े हो नहीं। बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि कोई सा ट्रिक दे दो कि हम एक्सप्लेनेशन कर ले। भाई एक्सप्लेनेशन के लिए ट्रिक्स बहुत, क्या ट्रिक्स देंगे हम, चार चार ड्रामा पढ़ने हैं, अलग से दो दो नॉवेल्स पढ़ने हैं, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतना ज्यादा कोई 8, 9, 10th का एग्जाम नहीं है कि ट्रिक से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के लिए कुछ मैं प्रैक्टिस के ही रूप में दे दी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है। तो आराम से धैर्य होके एक एक टॉपिक को पढ़िए, उम्मीद है, और नोट्स को पढ़ते रहिए। एग्जाम के पहले पहले तक मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपका सपोर्ट मोटिवेट करता है मुझे आगे काम करने में। थैंक यू।